नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में हुए शामिल। वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत को मिली कामयाबी। 7 मई को की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर और जैश के 5 बड़े आतंकवादी ढेर। भारत पाकिस्तान की कायराना हरकत का दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सशस्त्र बलों ने सियालकोट एयरबेस समेत दुश्मन देश के कई सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान। फर्जी वीडियो और झूठी तस्वीरों से लोगों को गुमराह करने की लगातार कोशिशों में जुटा है पाकिस्तान। सरकार की देशवासियों से अपील, भ्रामक और झूठी खबरों पर ना दें ध्यान। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चल रहा नक्सल ऑपरेशन फिलहाल स्थगित। सीआरपीएफ समेत सुरक्षा बलों के सभी जवानों को मुख्यालय में रिपोर्ट करने का दिया गया आदेश। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सशस्त्र बलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ताजा हालात के मद्देनजर चर्चा की गई है। भारत द्वारा 7 मई को पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 5 खूंखार आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में मुदस्सर खादियां खास यानी अबू जुंदाल शामिल है। यह आतंकी मरकज तैयबा यानी मुरीदके का प्रभारी था। पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इन्हें पाकिस्तानी का सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। दूसरा आतंकवादी हाफिज मोहम्मद जमील है, जो मौलाना मसूद अजहर का बड़ा साला और बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से इस पूरे कार्रवाई में शामिल था। तीसरा आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ अजहर, जो कई नामों उस्ताद जी, मोहम्मद सलीम, घोसी साहब के नाम से जाना जाता था। ये मौलाना मसूद अजहर का साला है, जो जैश ए मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग को संभालता। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था और IC 814 यानी 814 के अपहरण में जो मामला था उसमें वांछित भी था। चौथा आतंकवादी है खालिद। ये अबू आकाशा के नाम से प्रसिद्ध था। इसका संबंध लश्कर ए तोयबा से था। ये जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। अफगानिस्तान में हथियारों की तस्करी में भी इसका नाम शामिल था। इसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल हुए थे। नमाज जनाजा की तस्वीरें हैं जहां वो आंसू बहा रहे थे इन आतंकियों पर। 5वां आतंकवादी मोहम्मद हसन खान, जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंध रखता था। ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। ये जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय को लेकर भूमिका निभाता था। 7 मई को मारे गए थे ये आतंकी और भारत की एयर स्ट्राइक में ये 5 बड़े आतंकी ढेर जो दहशतगर्दी फैलाया करते थे। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर ताजा गतिविधियों की जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और भारत ने जिम्मेदारी से अपनी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना के पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी हैं। भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। नियंत्रण रेखा पर भी भारी हथियारों से गोलीबारी हुई है। 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास है। अधिकतर हमलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान सेना ने
पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल कर पंजाब के एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे विफल कर दिया गया। पाकिस्तान ने निंदनीय कार्रवाई करते हुए वायुसेना अड्डों, चिकित्सा केंद्र और स्कूल जैसे नागरिक सुविधाओं से जुड़े ढांचे को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान के हमलों का भारतीय सशस्त्र बलों ने भी सुनियोजित और संयमित तरीके से जवाब दिया है। सियालकोट के एयरबेस समेत पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों का प्रयोग किया गया। भारत की ओर से संतुलित जवाब दिया गया, जिसमें कम से कम नुकसान हो। पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए लाहौर में नागरिक विमानों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, जो चिंता का विषय है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे झूठ से भी पर्दा उठाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया कि S-400 प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, सूरतगढ़, सिरसा के हवाई अड्डे, ब्रह्मोस बे समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने से जुड़ी जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, उसका खंडन किया गया। इसके साथ ही बताया गया कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के कई प्रयास जो हैं वो भी थे, जिन्हें निष्क्रिय किया गया। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, अखनूर सेक्टर में तोप, मोर्टार और हल्के हथियारों से भीषण गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए जो फर्जी खबरें हैं उनसे दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा लगातार झूठे दावे पेश किए जा रहे हैं। The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false, once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc., being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब के रिहायशी इलाकों और ढांचों को वो निशाना बना रहा है। सुबह राजौरी में हुए हमले में प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार थापा की मौत हुई। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी गई कि पाकिस्तानी सेना के अग्रिम क्षेत्र में सैनिकों की वो तैनाती बढ़ा रहा है, जो स्थिति को और भड़काने की उसकी मंशा दर्शाती है और हर कार्रवाई का प्रभावी जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बल तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर तीखी आलोचना करते हुए दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक प्रथाओं में भारी अंतर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नागरिक निगरानी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत में लोकतंत्र के लिए मौलिक माना जाता है। पाकिस्तान के लिए ये आश्चर्य की बात हो सकती है। In some of the remarks that have been shown on television, that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. भारतीय सेना की वायु रक्षा ने अमृतसर के ऊपर पाकिस्तानी कामगाज ड्रोन को निष्क्रिय किया। आज सुबह लगभग 5 बजे पाकिस्तानी सेना ने घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अमृतसर की ओर से बाइकर यह 3 कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए। भारतीय सेना के वायु रक्षा नेटवर्क की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया की बदौलत भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के कुछ सेकंड के अंदर ही दुश्मन ड्रोन का पता लगा लिया गया, उसे ट्रैक किया गया और हवा में ही मार गिराया गया। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिलता है कि ड्रोन में उच्च विस्फोटक पेलोड थे, जिनका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान
में जो तनातनी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है, ये उसका सबसे निचतम स्तर है। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसका आज चौथा दिन है, जो आतंक पर प्रहार है भारत की तरफ से, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान लगातार कई दिनों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय सोई। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यहाँ पर मेरा ये है, अब और कितना नीचे गिरेगा पाकिस्तान? यानी कि जहाँ वो नागरिकों की आड़ में, भीड़ की आड़ में जाकर वार कर रहा है, वहीं अब जिस तरह की काराना हरकत को अंजाम देते हुए मुंह की खाने पड़ती है उसे हर बार, शायद पाकिस्तान अभी भी समझ नहीं पा रहा कि रास्ता गलत है और सच्चाई को जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा। जी आंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आपके चैनल के थ्रू यही बताना चाहूंगा लोगों को कि जैसे एक सेकंड में पहले इस टॉपिक से पहले दूसरे पे आता हूँ हल्का सा, कि जिस प्रकार से झूठ फहराया जा रहा है, जैसे भी आपको ब्रीफिंग में बताया गया, हमारे विदेश सचिव ने भी उस चीज के लिए बड़ा ध्यान रखें कि एक जो चैनल्स हैं, एक ब्रीफिंग को सुने, जो वहां पे ब्रीफिंग दी जा रही है बिल्कुल सच्चाई बताई जाती है, सच बताया जाता है, और एक क्रेडिबल चैनल्स को देखें ताकि एक सच्ची बात पता चले। जी, पाकिस्तान आज एआई के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया भर के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसा आप बता रही थी कि पाकिस्तान, तो देखिए, पाकिस्तान की सेना को मैं सेना नहीं मानता है, अब प्रोफेशनल सेना में मानता ही नहीं, ये एक आतंकवादी ग्रुप बन चुका है, एक जिहादी ग्रुप बन चुका है। इनकी सोच बदली हो चुकी है। और जो पहले होती थी, एक इज्जत होती थी इनकी, एक लोग मानते थे एक सेना है, उस चीज से कहीं अलग हट गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ही बेइज्जती इनकी इतनी हो रही है, बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पिट रहे हैं, शायद वहां इन्हें तसल्ली नहीं हुई, तब इन्होंने भारत का रुख किया कि अभी थोड़ा हम और पिटना चाहते हैं। और देखिए, पहले जो आतंकवादी ग्रुप है ये तो इनका हिस्सा है ही है, जैसे आपने दिखाया अभी कि किस प्रकार से उनके जनाजे में हिस्सा ले रहे हैं, सुपुर्द खाक करने में वो साथ में जुड़े हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हालांकि उनके लिए ये सब एक डिस्पोजल है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 मरे 4 मरे, लेकिन ये एक दिखाने के लिए कि हाँ भैया हम आपके साथ खड़े हैं। अल्टीमेटली आतंकवादी को बढ़ा रहे। पहलगाम में कत्लेआम इन्होंने किया, जो हमारे निरीह नागरिकों को मारा। बाद में जो भारत ने हमला किया, जी। उसके बाद में फिर ये अभी फौजी ठिकानों पे हमले फेल हो गए और सिविल इलाकों पे गोलाबारी, कश्मीर में, जम्मू साइड में और बाकी जगहों पे तोपों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है। सोच है कि जहां भाई फौज से नहीं लड़ना है, सिविलियन को मार लो। आप इनके जी। अपने हमारे सिविलियन को क्या मार रहे हैं, अपने देश में बलूचिस्तान में मार रहे हैं लोगों को, सिविलियन निरीह लोगों को मार रहे हैं, उठा के ले जाते हैं घरों से। खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। इन बांग्लादेश में क्या किया था इन्होंने, यही किया था। तो सोच ही इनकी ऐसी है, तो नेचुरली यहाँ पर एक तरह से भारत जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, हमारे विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री बिल्कुल हर एक से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के लीडर्स को अवगत करा के रखे हैं। यही कारण है कि 2-3 देशों को छोड़ के आज पूरी दुनिया इस आतंक की लड़ाई में भारत के साथ खड़ी है, और दृढ़ होके साथ खड़ी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो आतंक की लड़ाई है, ये आज दुनिया के सभी देश इससे एक जूझ रहे चीज हैं। और और ये जनरल जी साहब की, जिस तरह से एक काउंटडाउन होता है, आतंकिस्तान का जो काउंटडाउन है, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, जिसका चौथा दिन है, जो आतंकियों की लिस्ट हमारे सामने है विद सोर्सेज, जिसमें कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड इस वक्त दुनिया में नहीं है, और उन्हीं के नमाज जनाजा में हमने देखा कि किस तरह से आंसू बहाए जा रहे थे सेना के द्वारा। वो तस्वीरें शायद पूरा विश्व कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन जिन आतंकियों की फैक्ट्री उधार के पैसे से पाकिस्तान चला रहा था, अब उस फैक्ट्री के लिए शायद कुछ भी असला बचा है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो मैसेज बहुत अच्छा मिला हुआ है, क्योंकि भारत हमेशा से बात करता रहता था सब जगह पे कि हम आतंक के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ लड़ना चाहिए। यहाँ भारत ने दिखा भी दिया कि हम लड़ने के काबिल है, लड़ सकते हैं, और अंदर घुस के, जैसा कि हमारी आज की फिलॉसफी है, सोच है, पॉलिटिकल विल है। सेना हमेशा तैयार रहती है, लेकिन एक फर्क पड़ जाता है पॉलिटिकल विल का भी। अगर ये पॉलिटिकल विल भी इस तरह की है कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नागरिकों का खून
व्यर्थ में नहीं जाएगा। अगर हमारे 26 नागरिक मारे गए हैं, निहत्थे मारे गए हैं और धर्म पूछ के मारे गए हैं, तो उनका बदला जरूर लिया जाएगा। और आतंक को शायद जड़ से मिटाना बड़ा जरूरी है। तो पाकिस्तान शायद जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना अच्छा रहेगा। लेकिन शायद उनका, जिसको कहते हैं जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो आज उनका हाल हो रहा है। क्योंकि जब भारत ने मौके दिए, देखिए पहले सिर्फ आतंक के अड्डों पर हमला किया था, जैसे आप बता रही पहले भी, तो था कि भैया ठीक है, आतंकी हमलों में हमला कर दिया, हमने बताया भी उन्हें, दुनिया को भी बता दिया, पर समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर हमला करने की कोशिश की 15 जी। जगह पर, सारे हमले विफल हो गए। तो तब भारत ने फिर जवाब दिया, उसका खाली मिलिट्री इंस्टॉलेशन। आज तक, अभी तक हमने किसी भी सिविल इलाके में हमला नहीं किया है, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है, कुछ मिलिटेंट्स को और आतंकवादियों को वो सिविल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन आज पूरी दुनिया समझ रही है कि क्यों फोटोएं निकलती हैं, मालूम चलता है, बैकग्राउंड दुनिया को पता है। दुनिया इतनी सोशल मीडिया के जमाने में सबको मालूम है कि कौन क्या है, कौन किस प्रकार से है। तो ये बात, यही फर्क है एक प्रोफेशनल सेना में, एक देश जो ह्यूमैनिटी की इज्जत करता है, एक देश जो एक पूरा नियमों का ध्यान रखता है। एक तरफ पाकिस्तान है। कई बार मैं सोचता हूँ आंचल जी जी। कि शायद हमें नियम तोड़ के इनको तोड़ देना चाहिए, बिल्कुल खत्म लेकिन कर यहाँ देना पर एक चाहिए। बहुत अहम बात ये भी है कि धर्म पूछकर आप मारते हो, धर्म के नाम पर। आज हमने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बात विजय सचिव ने कही, वो ये था कि कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो कहा जाता है ना कि सच है जब विपत्ति आती, उस वक्त आपके विवेक को है खाती, क्योंकि सूरमा विचलित नहीं होते और अपना धीरज नहीं खोते। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पाकिस्तान की, और इसी बात का सबूत, उदाहरण हर रोज वो इस तरह की हरकतें कर दे रहा है। नहीं, बिल्कुल आंचल जी, ऐसा है कि देखिए, दो तीन चीजें बिल्कुल फेल हो गई उनकी। उन्होंने सोचा था कि खाली हिंदुओं का नाम लेके मार के शायद भारत के अंदर एक हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, हिंदू के अंदर एक घृणा आएगी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे एक एक देशवासी को कि किस प्रकार से उन्होंने आज मिलके खड़े हुए दुश्मन के खिलाफ। आज सब भारतीय, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी प्रांत के, किसी भी जाति के, इन सब से उठकर आज पूरा भारतवासी एक ही मिशन है कि हमने इसका सबक सिखाना, आतंक को खत्म करना है। उन्होंने फिर एक और गेम खेलने की कोशिश की कि पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, अमृतसर में जो हमले किए, वो कह रहे भारत की सेना खुद करवा रही है। अरे पागलो, अरे सोचो तुम, भारत की सेना में कितने सिख हैं? सिख रेजिमेंट है, सिख लाई है, पंजाब रेजिमेंट है, और बाकी जगह भी तमाम सिख लोग हैं हमारे, मेरे भाई, जिन्होंने देश की लड़ाई लिए खून बहाए हैं, वो वहां मौजूद नहीं है। वो डिप्लॉयड है, पुंछ में भी डिप्लॉयड है, यहाँ पर भी, पंजाब में भी डिप्लॉयड है। वहां पर आप ऐसी बातें, बेतुकी बातें कर रहे हो। तो ये सब बातें आप भूल जाए पाकिस्तान, कि इस तरह की बातों से आपको कुछ हासिल होगा। सिर्फ आपको, जिसको कहते हैं कि आ संजय बैल सर, ये मुझे क्या मार वाली बात समझेंगे होगी। अपनी आवाम का दर्द कि जब पाकिस्तान बना था और ये कहा गया कि जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रहे, जो जाना चाहता है जाए, और जो यहाँ रह गया और कभी पाकिस्तान गया उसे प्यार से अपने पास कभी बिठाया नहीं, कभी गले नहीं लगाया, बल्कि झूठी तकरीरों के जरिए उन्हें बरगलाया और धुतकारा है पाकिस्तान ने। अपनी ही आवाम को लेने से इनकार किया अटारी बॉर्डर से। ऐसे देश से हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं? और उससे उम्मीद सिर्फ यही हो सकती है कि जिस तरह वो झूठ बोलता है और झूठ बोलकर बेनकाब होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है, जो उसके खुद की आवाम के लिए शर्मनाक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी चर्चा हम रखेंगे जारी इस खास पेशकश में। जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ तमाम सटीक जानकारियों को लेकर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे ये हमारी खास पेशकश जारी है, जहां पर हम लगातार पाकिस्तान के झूठ को एक एक कर बेनकाब कर रहे हैं। और पाकिस्तान का एक और झूठ है, उसकी पोल खुली।
हमने उसकी कलई खोल कर रखी है, क्योंकि दुश्मन देश की सेना ने क्या दावा किया था। वैसे तो झूठ ही बोलती है, लेकिन आइए देख लेते हैं कि झूठा दावा क्या था। उसने कहा कि भारत के सिरसा समेत कई ऐसे एयरबेस हैं जिसे नुकसान पहुंचाया है, और भारतीय सेना ने क्या किया, वीडियो जारी कर पाकिस्तान के झूठ को सबके सामने बेनकाब कर दिया। अब आप इस वीडियो में देखिए, साफ दिख रहा है कि एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित सुसज्जित है, कुछ नहीं हुआ हमारे एयरबेस को। लेकिन पाकिस्तान दावा करने से पहले सोचता भी नहीं कि तस्वीरें सच बयां करती हैं, ना कि उसकी झूठी तकरीरें। संजय जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम पाकिस्तान की अगर पूरी हिस्ट्री को देखें, उसके राजनीतिक इतिहास को देखें, तो हमेशा से मुश्किलों में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और राजनीति को डालकर उनके हुक्मरान विदेश भाग जाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आप परवेज़ मुशर्रफ की बात कर लीजिए, नवाज़ शरीफ को अगर हम देखें, और इस वक्त जिस तरह से जिहाद को लेकर पहलगाम के उस कायराना हरकत से पहले उनके आर्मी चीफ ने जो बयानबाजी की थी, और अभी भी वो कर रहे हैं, उसके बाद भी लगता नहीं कि वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी। और उनके पास तो ऑप्शन बहुत आसान है कि इस तरह का माहौल बनाओ, जमहूरियत वहाँ है नहीं, लोकतंत्र की कोई इज्जत है नहीं, और भाग जाओ विदेश। नहीं, बिल्कुल आंचल जी, इसमें कोई शक नहीं है। आज जिस प्रकार के हालात में वो पाकिस्तान को ले जाते जा रहे हैं, उसमें इनका सेल्फिश मोटो है सिर्फ। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, उनकी आवाम पूछ रही है कि देखिए, पहले बलूचिस्तान आपसे नहीं समझ रहा, आपसे खैबर पख्तूनवा नहीं समझ रहा, पीओके में उबाल है, सिंध में आए दिन हड़तालें हो रही हैं, पंजाब में हड़तालें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं इमरान को छोड़ दो। ऐसे में आप एक आतंकवादी घटना करके भारत के साथ झगड़ा कर रहे हो, झगड़े को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये वहां पे सवाल उठने शुरू हो गए, बल्कि पाकिस्तान की सेना में भी इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए आसिम मुनीर के खिलाफ, कि आपने एक अपनी सोच की वजह से हमको खड्डे में ले जा रहे हो। उसने अपना परिवार पहले विदेश भेज दिया, और किसी दिन में जब भी थोड़ा सा खतरा हुआ या थोड़ा बवाल हुआ, एक जहाज पकड़ के वो भी विदेश चला जाएगा। पैसा उसने पहले ही ट्रांसफर कर दिया है विदेशों में। तो इस चीज में ये तो इनका इतिहास रहा है, और इनको देश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आवाम से कोई मतलब नहीं। मैं आंचल जी कई बार जब विदेशों में हूँ, इस समय भी मैं अमेरिका में बैठा हूँ, और कई जगह लोगों से जब बात होती है, तो पाकिस्तानी कई बार मिलते हैं सोशल में या मार्केट में या टैक्सी ड्राइवर वगैरह, तो गाली देते हैं। वो कहते हैं, जनाब हमारा जो बेड़ा गर्क किया हमारे नेताओं ने, हमारे फौज के अफसरों ने। ये एग्जैक्ट सेंटेंस बताते हैं, जनाब ऐसे किया है। आज भारत देखिए कहाँ है और हम जी। कहाँ हैं। तो ये सब लिटरली गालियां देते हैं अपने नेताओं को, अपने फौज के आला अफसरों को, क्योंकि उन्हें पता है कि आज देखिए जो हालत है, पाकिस्तान कहाँ जाएगा हमले के बाद, लड़ाई के बाद पाकिस्तान की पहले हालत खराब है, बिल्कुल खड्डे में चला जाएगा। पर इसको क्या फर्क पड़ेगा? आसिम मुनीर ने अपना पैसा भर लिया, अपना पैसा भेज दिया, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो भाग जाएगा। तो यही बातें देखते हुए आज वहां की आवाम को मैं आपके चैनल के थ्रू भी बताना चाहता हूं, और हमारे भारत के लोग भी समझे कि पाकिस्तान की आवाम को अपना सवाल उठाना चाहिए जी। अपने आकाओं से, सेना के अफसरों से, कि जनाब आप क्या कर रहे हैं? आप हमको, हमारी की चिंता नहीं है, हमारे बच्चों की चिंता नहीं है, आप हमारी रोजगार की चिंता नहीं करते, आप सबको आतंकी बनाते हैं। सर, यहाँ पे रोजगार ना की चिंता पढ़ाई, ना करने की जरूरत ही इंडस्ट्री। नहीं है उनको। उनको पता है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, फिर कटोरा लेके पहुंच जाएंगे। पहली किस्त दी नहीं, मूल अभी वहीं पड़ा है, ब्याज देते रहेंगे खून चूस के अपनी आवाम का। एक सवाल यहाँ पर ये कि जिन एयरबेसिस को भारत ने माकूल जवाब देकर भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है, रावलपिंडी है, सियालकोट है, इन्हें रीढ़ माना जाता है पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली की। कितना बड़ा धक्का है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने पहले मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, हमारे सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे हमने ध्वस्त किया। अब उनके खुद के एयरबेस कहीं ना कहीं खस्ता हाल किए भारतीय सेना ने। देखिए आंचल जी, दो तीन बातें निकल के आती हैं। देखिए, पहले तो लाहौर का हमने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को बर्बाद किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और उनका एयर डिफेंस सिस्टम में यही फर्क नजर आ रहा है। हमने वहां के जितने हमले आए, 100% हमले, 100 ड्रोन आए, सारे बर्बाद कर दिए, सारे गिरा दिए। ये सब एक प्रोफेशनल है, क्योंकि हमने पसीना बहाया, हमारे सैनिकों ने, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सबके लोगों ने पसीने बहाए हुए हैं। हमारे इंटेलिजेंस वाले लगे हुए हैं, खबर दे रहे हैं जिस प्रकार से हमला किया अगर हमने, तो वो आतंकी अड्डों पे तो खबर थी हमारे पास कि अब यहाँ पे लोग हैं, तब हमला करो, तब
4-6 दिन रुक के मारा। अब वहां की जो उनकी बेसिस पे हमला किया, देखिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए चले गए, रडार को तोड़ते हुए चले गए। वहां पर जो बर्बाद की, इनकी बड़ी मेजर एयर बेसिस है, लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट। सियालकोट तो बिल्कुल जम्मू के आगे ही पड़ता है, थोड़ा सा दूर है, और रावलपिंडी काफी दूर सिंध के पास पड़ता है। तो ये सब को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में, वे एक भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग हमला कर पाए, सक्सेसफुल हमला किया। हमने फालतू के सिविलियन को नहीं मारा, यही फर्क है। देखिए वो सिविलियन पे हमला कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या बाकी जगहों पे, गांव पे बम गिरा रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, और हम करते हैं एक पिन पॉइंट हमला जिसमें चोट बहुत गहरी पहुंचती है, नुकसान बहुत गहरा पहुंचता है, और पाकिस्तान फिर बिलबिलाता है कि भारत ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, भारत हम मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं बदला लेने का हक रखता हूं। तो लो, रखो हक, हम तो तैयार हैं, हमारी सेनाएं तैयार है, हमारा लीडरशिप तैयार है, हमारा देश तैयार है, हमारी जनता तैयार है। आपके सोशल मीडिया को भी लोगों ने नकार दिया है, बिल्कुल। और मैं जैसे पहले भी आपके से शुरू में ही बोला था कि लोग देखें, डीडी न्यूज देखें या क्रेडिबल चैनल देखें, और जो ब्रीफिंग है वो सुने, वहां पर आपको सच्ची बात पता चलेगी। और हम कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल फैक्ट ये बात बताई जाती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, दुनिया भी आज इस चीज को समझ रही है, मैच्योर है हमारे नेता, हमारे लीडरशिप मैच्योर है, सोच समझ के बात करें, स्टेट्समैन आज इज्जत है पूरी दुनिया हमारे नेताओं की। पाकिस्तान के नेता क्या बात करते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ये दिन 5 जहाज गिरा दिए, कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया से पता चला। अरे किस बात के डिफेंस मिनिस्टर हो, क्या आपको खबर मिली? आपको सोशल मीडिया से सर देखना डिफेंस पड़ नहीं, वो रहा ऑफेंस है। मिनिस्टर हैं। उनकी ऐसी ऑफेंसिव कमेंट्स होती हैं जो किसी भी डिफेंस मिनिस्टर की हो नहीं सकती। उन्हें अपने इस पद की गरिमा का एहसास ही नहीं है, जो पहलगाम अटैक से पहले कह रहे थे कि कश्मीर इज अ जगलर वेन, जो उन्होंने ये बयानबाजी की थी। खैर आपके पास वापस आऊंगी, अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से ये आतंकी मारे गए हैं, ये आतंकिस्तान के लिए आज बहुत भारी रात होने वाली है, नींद नहीं आएगी मुझे लगता है। और फिर निशाचर की तरह कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त अपनी कमर कस रहा होगा, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तत्पर, सदैव चौकस, मां भारती की सेवा में। देखिए, यही हमें जानकारी दी गई। भारत के विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके साथ कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने जो जानकारी दी कि किस किस तरीके का ऑफेंसिव हमने किया है और किस किस तरीके का डिफेंस हमने किया है, किस किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमारे कुछ सैनिक अड्डों पे हमला किया गया और कैसे हमने निष्प्रभावी किया। साथ में उन्होंने यह भी बहुत तफसील से बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के हमले का मुख्य केंद्र जो नागरिक ठिकाने हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि नागरिक ठिकानों पर कोई उस तरीके से इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं लगती। भारत की हमेशा ये कोशिश रहती है कि नागरिक ठिकानों को सैनिक अड्डों में न तब्दील किया जाए, जबकि पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि जो उनके जो नागरिक ठिकाने हैं उसमें वो आतंकवादियों के ठिकाने बनाते हैं। लेकिन भारत ने इसका भी हल ढूंढा कि जब हम हमारी तरफ से, जब भारत की तरफ से उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया गया, तो उस समय हमारे पास इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, इतने सटीक लोकेशन थे कि सिर्फ उनके आतंकवादी अड्डे तबाह किए गए। तो यह कह सकते हैं कि प्रिसीजन स्ट्राइक का जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी प्रूव हुई, और इससे पाकिस्तान और ज़्यादा बौखला गया। अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि वो ताबड़तोड़ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाए, ताबड़तोड़ एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करे हमारे देश के अंदर, ताकि एक कह सकते हैं कि सिविल में पैनिक हो। यह उनकी रणनीति है कि सिविल पैनिक वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो लगातार ये कोशिश है कि उन इलाकों में जहाँ पे वो हमले कर रहे हैं, सैनिक हमले कर रहे हैं, उनके लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, उन जगहों को खाली किया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको उस इलाके से दूर किया जाए, ताकि उस इलाके में आने वाली जो गोलीबारी है उसका असर न हो। जहाँ तक तेज मिसाइल की बात है, तो तेज मिसाइल अगर उनका आएगा तो उसके निष्प्रभावी करने के लिए हमारे पास तंत्र है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटरसेप्ट करने की स्थिति हमारे पास है कि हम उनको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। तीसरी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि नौशेरा इलाके में एक ड्रोन पाया गया। ड्रोन के जो अवशेष होते हैं, उस अवशेष का पाया गया कि वो वहाँ की टर्की में बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि टर्की जो
ड्रोन दे रहा है वह ड्रोन नागरिकों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। टर्की को इस बात को समझना चाहिए कि आपने जो ड्रोन दिया है पाकिस्तान को, वो किसी कम्बैट वर्क में यूज नहीं हो रहा है, किसी मिलिट्री वर्क में नहीं यूज हो रहा है, बल्कि नागरिक ठिकानों पर हमला। तो एक टर्की के ऊपर बहुत ही बड़ा तमाचा है कि उन्होंने उनके साथ जो भी सैनिक सहयोग हो, भारत के साथ भी टर्की का एक सहयोग रहा है और हमारे कई स्तर पे उनके साथ सहयोग रहा है, लेकिन आप ऐसे देश को आप हथियार दे रहे हैं जो कि नागरिक ठिकानों पे हमला कर रहा है। यह बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत चिंता की बात है और भारत सरकार ने इसे नोट किया है कि किस तरीके से ऐसे जो गैर जिम्मेदाराना लोग भी जो हैं, जो कि हथियार आज की तारीख में हथियार की आपूर्ति कर रहे हैं, जब भारत आतंकवादियों के नेटवर्क को नष्ट कर रहा है। सिर्फ आतंकवादियों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की गई थी और इसकी घोषणा की गई थी कि हमने सिर्फ आतंकवादियों के नेटवर्क पे हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान एक नैरेटिव फैलाने की अभी पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है, बीबीसी के माध्यम से हो या अन्य टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हो। हम लोगों ने पढ़ा भी कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्राइक है, एक्चुअली पाकिस्तान इज रिटेलिएटिंग द इंडियन स्ट्राइक, मतलब भारत ने जो हमला किया उसको रिटेलिएट कर रहा है, जबकि बात इसके उलट है। भारत ने तो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। और ये जो अब हमारे पास लिस्ट है, वो लिस्ट भी इस बात की तस्दीक करती है, मतलब कि किस तरह से आतंक के ठिकानों पर ही प्रहार है और इसी का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। संजय जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से काफ़ी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा प्रणाली को, लेकिन खुद उसके जो अपने हथियार हैं, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से लिए हैं, शायद वो खिलौने के बाजार से हैं, जो अभी अपने ही देश में किसी घुसपैठ को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, सर्विलेंस सिस्टम उनका काम नहीं करता, और ऐसे में वो गीदड़ भभकी देते हैं अपनी ही संसद में कि हम युद्ध छेड़ देंगे भारत के खिलाफ। कैसे छेड़ोगे जब आपके पास आपकी रक्षा प्रणालियां दुरुस्त ही नहीं है और आपके पास वो पैसा नहीं है? तो क्या पाकिस्तान को चलाने वाला कोई और आका है, यानी पाकिस्तान सिर्फ प्यादा है, एक मोहरा है, लेकिन इस पूरी चौसर का गणित किसी और के हाथ में है? दो बातें जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। एक तो भारत की जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम है, काफी लेयर्ड है, साइंटिफिक है, प्रोफेशनल तरीके से लगाया गया है। दूर से लेके S-400 से लेके और L-70 और ZU-23 बीच में और कई किस्म की मिसाइल्स लगी हुई हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, आकाश हमारे डिप्लॉयड है। तो जो देश में ही बनी है, ये ZU-23, L-70 भी देश में बन रही है, मीडियम रेंज भी देश में बन रही है। तो ये सब मिसाइलें जो हमने डिप्लॉय की हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से लगा है, जिसमें बड़ी मेहनत किया हमारे जवानों ने, ट्रेनिंग की है सैनिकों ने, और जिसका फल हम देख रहे हैं कि उनके तमाम आक्रमण विफल कर दिए। पाकिस्तान ने अंडर एस्टिमेट किया था, उन्होंने सोचा था 100 ड्रोन भेज देंगे, 80 ड्रोन भेज देंगे, एक एक ड्रोन को मार के गिराया गया, एक एक ड्रोन खत्म कर दिया गया, एक एक मिसाइल गिरा दी गई, सारे उनके प्लान फेल हो गए। तो ये देख, और दूसरी तरफ ये अब आप हमारे पे हमला करोगे, देखिए पहले तो हमने रेस्ट्रेन रखा था, सिर्फ आतंक पे हमले किए थे। जब आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, उसके बाद जो हमारा जवाब गया, तब आपकी कमर टूटी कि सियालकोट, रावलपिंडी और उसके पहले लाहौर में जो हमला किया गया था, तो वहां पर एक पिन पॉइंट हमला, और जो भयावह तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है। अब वो बालाकोट और उड़ी वाली बात नहीं थी जहां ये कहते थे जंगलों में है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज पूरी दुनिया उनके सिविलियन वीडियो बना रहे हैं और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है जनाब, ये किस तरह का, ये मतलब लोग परेशान है, हैवान कह रहे हैं यहाँ भूचाल टाइप आता है, जैसे जब मिसाइल गिरती है तब यहाँ पे हमारी जमीन कांपती है। इस तरह की बातें वहाँ के जो मीडिया में निकल के आ रही है। तो ये सब बातें देखते हुए जो भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है, पाकिस्तान की सेना क्या है, वो करप्ट सेना है, पैसा कमाने वाले हैं, उनका बिजनेस चलते हैं वहां पर, 1.5 बिलियन के उनके कमर्शियल वेंचर है। सर, दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑफिसर्स, दे आर ट्रेन्ड मिलिटेंट्स। उसमें तो आधे ऐसे हैं आतंकवादी हैं उसमें ट्रेंड। भारतीय सेना, अगर हम सेना की बात करते हैं, सेना का ऑफिसर गरिमापूर्ण पद, आप उसको देखते हैं तो आपको सैल्यूट करने का मन करता है, लेकिन वहां तो अगर आप आतंकी को ट्रेन करके आप उसको सेना में शामिल करते हैं, और अगर वो सेना का मान लीजिए ऑफिसर है भी, तो उसको आप आतंकी बनाते हैं। ये तो 2 वे चलते हैं, और इसी का हमने उदाहरण देखा था कि कई ऐसी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें रिपोर्ट्स हैं इस बात की कि जो ट्रेंड आतंकवादी थे उनको ट्रेनिंग दी गई वहां पर मिलिट्री कैंप्स में।
नहीं, बिल्कुल आंचल जी, ऐसा है कि ये करते करते और इस तरह की विचारधारा रखते रखते आज पाकिस्तान की सेना और एक आतंकवादी ग्रुप में कोई फर्क नहीं रह गया, जैसे मेरे हिसाब से। हालांकि ये जो पूरे जेईएम, एलईटी वगैरह वगैरह ये इनके हिस्सा है, सेना का हिस्सा, ये कोई अलग नहीं है, वही कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी वगैरह वगैरह, यहाँ पे इनका एक आतंकवादी ग्रुप भी इनके ही हिस्से बने हुए। जी। होते होते सोच ऐसी होगी, सोच ऐसी है तभी तो सिविलियन को मार रहे हैं। जम्मू, पुंछ और उड़ी, कुपवाड़ा इलाके में सिविलियन इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, स्कूलों में बमबारी कर रहे हैं, गुरुद्वारे में बमबारी कर रहे हैं, बाकी सिविल इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। हमारा छोड़िए, अपने देश में बलूचिस्तान में अपने सिविलियन पे बमबारी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अपने सिविलियन पे बमबारी करते हैं। तो बांग्लादेश में क्या किया, यही किया। तो इनकी सोच ही एक तरह से आतंकवादी सोच बन चुकी है। मुझे ये लगता है कि इनमें और हमास में या बाकी आतंकवादी ग्रुप जो दुनिया के हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। और ये सिर्फ आज पैसा बनाने का इन्होंने बनाया हुआ है। इज्जत क्या है? खत्म हो गई इज्जत। आप देखिए, इमरान खान को जब जेल डाला था, कोर कमांडर के घर घुस गए, बाकी आर्मी के ऑफिस में घुस घुस के तोड़ फोड़ की। एक पहले होता था, जैसे कहते हैं, एक वर्ड होता है हिंदी में, शायद आप समझे, एक टॉर होती थी फौज की ना, टॉर, कि भैया बहुत यार इज्जत है, या फौज, ऑफिसर, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। आज क्या रह जी गई? लोग जानते हैं ये बेईमान सर, उस लोग हैं, टॉर और अपना ठसक का पैसा मतलब तो शायद पाकिस्तान जानता ही नहीं, जो हमेशा पस्त रहता है। अखिलेश, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे कि जिस फेक प्रोपेगेंडा को भारत लगातार ध्वस्त कर रहा है, जिस फेक नैरेटिव को भारत हर बार बेपर्दा कर रहा है, बेनकाब कर रहा है, और हमारे पास तमाम सबूत हैं, सत्यता के प्रमाण हैं, सटीक जानकारी है, इस फेक प्रोपेगेंडा के लिहाज से पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है? और जब दमखम है नहीं तो या तो हार माने, लेकिन फेक प्रोपेगेंडा के दम पर क्या सोच रहा है कि जो एस्केलेशंस हो रहे हैं वो और बढ़ेंगे, या इन एस्केलेशंस में और आग में घी डालने का काम करती हैं ऐसी भ्रामक सूचनाएं, जो लगातार इस मंच के माध्यम से हम कह रहे हैं कि जब तक सत्यता ना हो इसे प्रमाणित ना माना जाए। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को चलाती है। जो डिफैक्टो रूलर है पाकिस्तान का, वो आर्मी है। उसके हाथ में एक सेना है और उसके दूसरे हाथ में एक आतंकवादियों का पूरा गिरोह है। ये आतंकवादियों के गिरोह भी सबलेट किए जाते हैं। उनको जिस तरह से मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री होती है, उस तरह से मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री की तादाद है, और ये सारे लोग सेना के द्वारा संचालित होते हैं। तीसरी बात कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। अब उनका जो फेक जो प्रोपेगेंडा है, एक तो पहले वो आतंकवादियों के ही लिहाज से कार्रवाई करवाते हैं, उसके बाद सेना उनके बचाव में आती है, सरकार उसके बाद एक डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग करने की कोशिश करती है पूरी दुनिया में, और उसके बाद जब उस पर भी नहीं चलता तो उसके बाद ये फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं कि भारत ने हम पे हमला किया, इसलिए हम रिटेलिटरी स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो फेक न्यूज़ का जो पूरा उनका तंत्र है, यह तंत्र सिर्फ इसलिए है कि उनकी जो विफलता लगातार साबित हो रही है पाकिस्तान के अंदर, कि वो सैन्य रूप से बहुत ही कमजोर है, और वे इसीलिए नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमने S-400 के जगह को, बेस को नेस्तनाबूद कर दिया, हमने ब्रह्मोस के बेस को नेस्तनाबूद कर दिया, हमने इस तरह के सैनिक अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बारे में आज पूरी तरह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश सचिव की, और उसमें पूरी तरह से ये चित्रित किया गया कि किस तरीके से ये फेक नैरेटिव वो फैलाने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों के मोराल को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि सेना दुनिया को यह नहीं, खास करके अपने देश के लोगों को यह नहीं दिखाना चाहती। कहने में क्या जाता है? कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कहने और करने में, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और भारत करने का मादा रखता है, जो कहता है तो फिर करके भी दिखाता है। संजय जी, एक चीज़ आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आप लगातार इतने समय से फौज में रहे हैं, फेक प्रोपेगेंडा का रोल किसी भी युद्ध में, या जिस तरह की टेंशन इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, इसका नैरेटिव या इसका परिप्रेक्ष्य क्या रहता है, और किस तरह से ये डेंट कर सकता है पूरी सिचुएशन को? नहीं, देखिए आंचल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जिसको सवाल पूछा। लड़ाई का एक अलग आयाम होता है। लड़ाई खाली जमीन पर नहीं लड़ी जाती, लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है। दिमाग पर ये अटैक करता है जो फेक प्रोपेगेंडा होता है, तो ताकि लड़ाई लड़ने की क्षमता, लड़ाई लड़ने की विल, लड़ाई लड़ने का जो जज्बा है, उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए और देश के अंदर किस प्रकार से विभाजन किया जाए, लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना फैलाई जाए।
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले तो देखिए टीवी या ये नहीं होते थे, पर आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास एक मोबाइल है, इसमें वो बैठ के देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया भर की न्यूज आती है और दिमाग इफेक्ट होता है। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है, जैसे सुबह विदेश सचिव ने भी बताया प्रेस ब्रीफिंग में, और ये हम सब जान रहे हैं कि आए दिन पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव दे रहा है। अब देखिए, मान लीजिए वो कहता है आदमपुर में S-400 डिस्ट्रॉय कर दी, सिरसा में एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया, अमृत जलंधर में डिस्ट्रॉय, तो ये सब बातें जब लोग सुनेंगे तो मोरल डाउन हो जाएगा कि अरे यार ये तो पाकिस्तान बड़ा बिल्कुल। खतरनाक हो रहा है। लेकिन हकीकत नहीं है। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है कि जैसे आप डीडी न्यूज में बिल्कुल सच्ची टू द पॉइंट बातें होती हैं, प्रेस ब्रीफिंग को सुने जी। या क्रेडिबल न्यूज चैनल को देखें। ये जरूरी है, यहीं पे सच्ची बातें आप समझें, देखें कि देश कहाँ जा रहा है, और इस तरह की भ्रामक खबरों में ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इतना ज्यादा फैला हुआ, पूरे दिमाग पर असर करता है, मोरल पर असर पड़ता है, लड़ने की एक विल पावर पे असर पड़ता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से देश कह रहा है, वो देश में विभाजन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में, सिखों में, वो कुछ ना कुछ आज पन्नू का उन्होंने डाला, वहां पे एक छोटा सा वक्तव्य डाला। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं सिखों ने किस प्रकार, ये हिंदू मुस्लिम ने दिखा दिया कि हम इकट्ठे, आप जो कहें भारतीय जी। पहले, सिखों ने देश के लिए जान दी, कुर्बानियां दी, जब भी भारत के ऊपर हमले हुए कहीं से हुए, पहले वो खड़े हुए और आज भी खड़े हुए। सेना में सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख लाई रेजिमेंट, जी। इसके अलावा आर्टिलरी आर्मर्ड, सब जगह में हमारे सिख भाई हैं और तैयार हैं। ये तो खाली एक प्रोपेगेंडा है, कोशिश है, जिसको पूरी तरह से नकार दिया है ऑन नकार ग्राउंड। जो दिया, आप और कहीं रिपोर्ट, ना कहीं बदहाली के कगार पर पाकिस्तान, बदहवासी के कगार पर पाकिस्तान, और जो खस्ता हाल है पाकिस्तान का, लगातार बर्बाद होता हुआ, और उसे लगातार करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब मिलता है, हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। एक युद्ध नहीं जीत पाया वो भारत से, यहाँ तक कि अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जो उसकी स्थायित्व है वो भी चरमराई हुई है, लेकिन फिर भी घुटनों के बल चलकर कहीं ना कहीं फेक प्रोपेगेंडा के दम पर कोशिश कर रहा है जीतने की, और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप दोनों ही बने रहिएगा इस खास पेशकश में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि पाकिस्तान की गलतियों का अंजाम आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और ऑपरेशन सिंदूर पर ये हमारी खास पेशकश जारी है, जहां लगातार हम एक अनस्टॉपेबल कवरेज लेकर आपके लिए आए हैं, जहां सटीक और सही जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से आतंक पर प्रहार करते हुए भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, उसका हर एक झूठ अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बेनकाब होता हुआ, जिस तरह हमारे एयरबेस उड़ाने की बात कही, इसका खंडन विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, और एक फेक नैरेटिव लेकर जो कहीं ना कहीं वो पेश करने की कोशिश कर रहा है अपनी तस्वीर, उसका हर एक झूठ बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तनाव को लेकर हमारे साथ लगातार दो गेस्ट, हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन भी मौजूद है। अखिलेश, खास तौर पर हमने जब कूटनीतिक लिहाज से एक कूटनीतिक स्ट्राइक की, सिंधु जल संधि को हमने स्थगित किया, फिर हमने यानी कि हमने पानी बंद किया, उसके बाद कई जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जो भ्रामक और गलत बातें फैला रहे थे, एक डिजिटल स्ट्राइक किया गया, और अब ये कहने का तात्पर्य ये है, बहुत ही संयमित और प्रभावशाली प्रभावित कार्रवाई रही है भारत की। और इसी संयम का उदाहरण हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि ये जो एस्केलेशन आप कर रहे हैं, ये उसका जवाब है, आपके एक्शन का रिफ्लेक्स एक्शन है ये। देखिए, निश्चित तौर पे जो जिस तरह की नैरेटिव फैलाने की पाकिस्तान कोशिश करता है, उस नैरेटिव में वो खुद ही फंसता चला जाता है। देखिए, सिंधु जल समझौता की जो बात है, सिंधु जल समझौता एक मित्रता के रूप में किया गया था। सिंधु जल समझौता इसलिए किया गया था कि भारत की तरफ से जो बहता पानी है
वो पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। 6 नदियां हैं, अब उसमें 3 नदियों को पाकिस्तान को दिया गया एज ए फ्रेंडली जेस्चर, और 3 नदी भारत के पास रहा कि हम ठीक है 3 नदी में काम चलाएंगे। वो एक फ्रेंडली जेस्चर को समझना चाहिए कि जब वो फ्रेंडली माहौल नहीं रहेगा, जब आप लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी हरकतें करते रहेंगे, जब आप भारत को 1000 कट्स में ब्लीड करने की कोशिश करते रहेंगे, जिसका एक अंग था पहलगाम की घटना, तो वैसे भी कितने दिन तक भारत की जनता और भारत की सरकार इसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया है, रद्द नहीं किया गया, सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि अगर माहौल अगर उचित रहेगा, अगर आप आतंकवादियों से अपने देश को खाली करेंगे, अगर भारत के खिलाफ जो काम करने वाले आतंकवादी हैं उनको आप भारत को सौंपेंगे, पहलगाम में जो सक्रिय आतंकवादी गिरोह थे, जो पहलगाम में जो जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, अगर आप उनको सौंपेंगे भारत को, तो हो सकता है ये फिर सिंधु जल समझौता सामने आ जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ भारत से पानी लेते हैं, सिर्फ भारत को चाहते कि भारत अपना गुडविल करे और आप भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे लगातार, एक के बाद 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उसके बाद आपने कबायलियों को भेज दिया, उसके बाद लगातार आपने किसी न किसी तरीके से भारत को तंग करने की, युद्ध थोपने की, उसके बाद लगातार हारने का आपका इतिहास रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफा ये गुडविल नहीं होता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अभी ये इसको सस्पेंड करेंगे। अब उसके बाद बात आती है, देखिए कि जो अन्य मेजर लिए गए, अन्य सारे मेजर्स इसीलिए लिए गए कि पाकिस्तान को कम से कम ये समझदारी आनी चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला मार्केट है, खुला बाजार, जिसमें कि दुनिया के सभी देश और भारत की बात अब हर मल्टीलैटरल फोरम पर सुनी जाती है, उसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जाता है, वैश्विक गुरु की उपाधि दी जाती है। वहां वो छोटे देशों पर कब्जा करना नहीं चाहता, छोटे देशों को साथ लेकर, बल्कि जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ खड़ा रहना चाहता है, और यही दिखाया था हमने G20 में। संजय जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह की टेंशन इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है, इसे सस्टेन करने के लिए क्या पैसा है पाकिस्तान के पास? वो तो कई इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास कटोरा लेकर खड़ा है कि भाई हमें पैसा दीजिए, हालांकि हम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी सो कॉल्ड वेलफेयर जो योजनाएं हैं उनके लिए करेंगे, हालांकि वो वेलफेयर योजनाएं सिर्फ आतंकियों के लिए हैं। खैर, अगर अलहदा बात की जाए, ये सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर कैसे पाकिस्तान आगे लेकर जाएगा? और अब अगर आगे सिचुएशन एस्केलेट होती है, तो क्योंकि आप लगातार फौज में रहे हैं, फिर क्या सिनेरियो होने वाला है? यानी कि अगर हम आज रात की ही बात करें, क्योंकि दिन में तो हमला करने की या फिर कार्रवाई करने की हिम्मत पाकिस्तान की होती नहीं, वो ऐसी हिमाकत निशाचर बन रात में ही करता है। ये देखिए आंचल जी, ऐसा फर्क यहाँ पर है, भारत में आज आत्मनिर्भरता है, आज हमारे बहुत से हथियार देश में बन रहे हैं, हमने तकरीबन 23,000 करोड़ का पिछले साल एक्सपोर्ट भी किया है। यानी कि आप देखिए, जब एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश और बराक के साथ जो इजराइल के साथ मिला के बना रहे हैं, ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, L-70, Ju-23, इसके अलावा हेलीकॉप्टर, टैंक, आर्टिलरी गन्स, सभी हथियार देश में बन रहे हैं, यानी कि हम लंबे समय तक युद्ध लड़ सकते हैं। ये फर्क है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को तुरंत ही इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, या इस समय में टर्की मदद कर रहा है। एक बात आंचल जी, ये मैं कहना चाहूंगा, पैसे की हालत खराब है, पर ये लोग क्या है कि इनकी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट हुई पड़ी है इस समय में। क्या है कि इन्हें कोई चिंता नहीं है। आसिम मुनीर को क्या है कि भैया आज पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान विदेशों के हाथ बिक चुका है, सी पैक है, ग्वादर पोर्ट चाइना को दे चुके हैं, वो वहां पे पाकिस्तानी खुद नहीं घुस सकते उन पोर्ट्स में, उन रोड का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं कर पाएंगे। कई यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स उन्होंने बेच दिए बाकी दूसरे देशों को। तो धीरे धीरे पाकिस्तान अंदर अंदर से बिकता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। और क्योंकि इन कह रहे हैं क्या, ठीक है भैया, अगला लीडर देखेगा, मैं तो अपना पैसा बना के निकल लूं, मैं यहाँ पे अपनी गद्दी का एक्सटेंड करा लूं, टेन्योर अपना बढ़वा लूं, अपनी पावर में बैठा रहूं, तो इन चीजों का फर्क नहीं है। लेकिन सस्टेनेंस में पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 4-5 दिन के बाद उनके पास तेल खत्म है। अगर हमारा नेवी वहां पे कराची पर पूरा ब्लॉकेट लगा देता है तो उनके पास तेल आना बंद हो जाएगा। आज उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए तेल इतना नहीं कि 4-5 दिन से ज्यादा टैंक चलाना है, जहाज चलाना है, ट्रक चलाने हैं, गाड़ियां चलनी है। लड़ाई में ये सब चीजों की बड़ी जरूरत रहती है। इन सब को देखते हुए सस्टेनेंस नहीं है, लेकिन
उनका जो एक जैसे मैं पहले भी कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो हालत हुआ पड़ा है। तो वो देखते हो, एक सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, उस चीज में बिल्कुल चौड़े होकर बोल रहे हैं, अपने लोगों का बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं कि ठीक है भैया, आम जनता को एक न्यूज, फेक न्यूज और गलत न्यूज दे दे के उनको बरकरार रहे हैं। और साथ साथ ये बड़ा जरूरी है उनकी आवाम को समझना कि ये उनका बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना जी पैसा विदेशों में जमा कर रहे हैं, अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात और जी करना चाहूंगा, सोशल मीडिया में देखिए, डैनियल पर्ल जर्नलिस्ट को जो मारा था, आज पूरी दुनिया में ही धन्यवाद कर रही है। मैं सच्ची कितने श्रद्धांजलि ट्वीट मिली है मेरे पास सर आए उसे हैं, आज बिल्कुल आज दी सच्ची गई है सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि मिली है। जी। तो ये दुनिया समझ रही है, ये आतंकवादी को मारा है, दुनिया धन्यवाद करिए भारत का कि आपने बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति दी है। तो ये बात पाकिस्तान अब जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन दुनिया के सामने जिसको कहते हैं संजय जी, एक आपसे और मैं एक कमेंट चाहूंगी। लगातार हमारे यहाँ ये फ्लैश हो रहा है कि अगर इसके बाद, टॉप ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से खबर है कि अगर इसके बाद एस्केलेशन होता है, उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर भारत जवाब देगा। फौजी भाषा में, आपकी फौजी भाषा में एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाब देना, इसका मतलब हम चाहते हैं कि आप इस मंच के माध्यम से समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आतंक पर भारत की दो टूक है। बिल्कुल, अभी तक देखिए भारत ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। वैसे तो एक्ट ऑफ वॉर हमें पहले कर देना चाहिए था, जिस प्रकार से हमारे लोगों पर हमले हो रहे थे, आतंकवादी हमले कर रहे थे, पाकिस्तान भेज रहा था। परंतु भारत ने फिर भी बहुत जिम्मेदार देश होते हुए खाली आतंकी के अड्डों पर हमला किया। उसके बाद जब उनके हमले हुए, तभी भी हमने कोई लिमिटेड हमले किए। और ये विदेश मंत्रालय ने बार बार कहा है कि ये नॉन एस्केलेटरी है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान देगा, हम उसी प्रकार से उसका जवाब देंगे। लेकिन ये एक सहनशीलता की हद होती है। अगर आदमी बार बार करता रहे, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बंदा कहता है बहुत हो गया, बहुत हो गया। बिल्कुल, और सबसे अहम बात मुझे इसी बात से, जिस तरह से एक्ट ऑफ वॉर मानकर ही भारत जवाब देगा, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, और ऐसा होगा जैसा कभी ना देखा होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर यह अनस्टॉपेबल कवरेज लगातार जारी है। लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं जो सत्य हैं, क्योंकि डीडी न्यूज़ पर है भरोसा सिर्फ और सिर्फ सच का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।